बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट वाले चैप्टर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक अक्सर बच्चों को मुश्किल लगता है। मैं आज आपको इंशाल्लाह बहुत ही आसान और सिंपल वे में आपको समझाऊंगा। इंशाल्लाह आपको कभी नहीं आज के बाद परेशानी आएगी इस टॉपिक में। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जी बेटा, सबसे पहले हम डिफरेंस पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। ये टर्म्स दोनों बच्चों को बड़ी कंफ्यूज करती हैं। तो आइए हम इसको सादा लफ्ज़ों में समझते हैं। तो प्रिसीजन की डेफिनेशन क्या है? प्रिसीजन मीन्स how close the measured values are to each other। प्रिसीजन का मतलब ये है कि जो भी दो वैल्यूज़ या दो से ज़्यादा जो भी वैल्यूज़ आपने मेजर किए हैं ना, वो आपस में कितनी एक दूसरे के क्लोज हैं। बात समझ आई? और एक्यूरेसी का मतलब क्या है? इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? एक्यूरेसी मीन्स हाउ क्लोज द measured values are to the एक्चुअल वैल्यू। अब देखें ना, एक्यूरेसी से ही लफ्ज़ निकल रहा है एक्चुअल का। तो यानी कि जो वैल्यूज़ आपने मेजर की हैं वो आपस में कितना करीब है। अगर तो वो आपस में एक दूसरे के करीब है, ये देखें ना, दोनों डेफिनेशनों में फ़र्क क्या है। इधर मैं लिख रहा हूँ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यूज़ आर टू ईच अदर। अगर तो वो एक दूसरे के करीब करीब है तो वो फिर प्रिसाइज है। अगर वो एक्चुअल वैल्यू के करीब है, एक्चुअल वैल्यू के, तो फिर वो एक्यूरेट है, यानी कि एक्यूरेसी है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, हम एक्यूरेट वैल्यू किसी भी चीज़ की फाइंड नहीं कर सकते। ये सपोज कर लेते हैं कि ये वैल्यू एक्यूरेट है, वरना एक्यूरेसी तो हम कभी भी फाइंड नहीं ना कर सकते। लेकिन आपको बुक में लिखा मिलता है कि वो ये वैल्यू एक्यूरेट है, तो हम उसको मान लेते हैं। बहरहाल, अगर तो वो वैल्यूज़ आपस में कितनी करीब है तो वो प्रीसाइज कहलाएंगी। अगर वो असल वैल्यू के कितना करीब है फिर उसको हम एक्यूरेट या एक्यूरेसी कहेंगे। और बच्चे नोट करेंगे कि प्रिसीजन ये एमसीक्यूज भी आते हैं। प्रिसीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीस्ट काउंट। अब LC का मतलब क्या है? लीस्ट काउंट। अभी लीस्ट काउंट मैं आपको बताता हूँ, वर्नियर कैलिपर का, स्क्रू गेज का, मीटर रोड का। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जिस वैल्यू का लीस्ट काउंट जितना कम होगा वो वैल्यू उतनी ज़्यादा प्रीसाइज होगी। यानी कि लेस लीस्ट काउंट मोर प्रीसाइज। तो प्रिसीजन का लीस्ट काउंट के साथ इनवर्स रिलेशन है और एक्यूरेसी का लीस्ट काउंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। एक्यूरेसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीस्ट काउंट। यानी कि जिस वैल्यू का लीस्ट काउंट जितना कम है उसकी एक्यूरेसी भी कम है। अगर लीस्ट काउंट ज़्यादा है तो वो एक्यूरेसी भी ज़्यादा है। यानी कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बात समझ आई? अच्छा, फिर उसके बाद आते हैं जनाब, प्रिसीजन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। परेशान नहीं होना, मैं बताता हूं कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है क्या। पहले ज़रा लिख लें, एक एक चीज़ बताएंगे, ज़रा तवज्जो से सुनते जाएं। प्रिसीजन का एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के साथ इनवर्स रिलेशन है। अब ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है क्या? थोड़ी देर 2 मिनट ठहर जाएं, फिर मैं बताता हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाएं एक्यूरेसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अब दो तरह की अनसर्टेनिटी होती है, या तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कह लें, फ्रैक्शनल या
परसेंटेज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी, तो ये दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों के साथ इनका इन्वर्स रिलेशन है। तो एक्यूरेसी का फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के साथ इन्वर्स रिलेशन है। अगर आपने फ्रैक्शनल नहीं लिखना तो परसेंटेज लिख लें। अब ये एब्सोल्यूट, फ्रैक्शनल, परसेंटेज, अनसर्टेनिटी, इनके फार्मूले आपको मैं बताता हूँ, फिर इसकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। फिलहाल आप ना ये नोट करते जाएं और बच्चे नोट करेंगे प्रिसीजन का, प्रिसीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ यूनिट। प्रिसीजन का साइज ऑफ यूनिट के साथ इनवर्स रिलेशन है। और एक्यूरेसी का, एक्यूरेसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। और आपको पता है ना, इससे पिछले लेक्चर में मैंने सिग्निफिकेंट फिगर को बड़ी डिटेल में आपको समझाया हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर दिया हुआ है सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर। अगर आपने नहीं सुना तो इससे पीछे वाला लेक्चर आप लोग ज़रूर सुन के आए, तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर की एक एक बात समझ आएगी और बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको मिलेंगे उसमें। तो जनाब, मतलब इनका कहने का क्या है कि प्रिसीजन का साइज ऑफ यूनिट के साथ इनवर्स रिलेशन है, यानी कि किसी भी यूनिट का साइज अगर कम होगा ना तो वो वैल्यू उतनी ज़्यादा प्रीसाइज होगी। अब साइज यूनिट का कम होने से मुराद क्या है? इसका मतलब यह है बच्चे कि अगर मैं कहूँ कि मेरी हाइट 6 फीट है, अब ये 6 है ना, फीट क्या है? साइज ऑफ यूनिट है ना फीट। तो मैं 6 फीट कहने की बजाय ये ना कह दूं कि मेरी जो हाइट है वो 72 इंच है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कि मैंने फीट बड़ा यूनिट है जिसको आप फुट कहते हैं, 6 फुट असल लफ्ज़ है फीट। तो अगर मैं अपनी हाइट को 6 फुट में कहता हूँ ना, ठीक है, उर्दू में इसको फुट कहते हैं लेकिन इंग्लिश में इसको फीट कहते हैं। अगर मैं कहूँ मेरी हाइट 6 फीट है, ठीक है, और आप याद रखिएगा 1 फीट में 12 इंच होते हैं, 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच। अगर मेरी हाइट 6 फीट है, ये भी बात ठीक है। अगर मेरी हाइट 72 इंच है, बात ये भी ठीक है। अब इंच छोटा यूनिट है, यानी कि फीट और इंच में इंच का साइज कम है, तो इसीलिए वो वैल्यू ज़्यादा प्रीसाइज है। तो आई होप कि ये आपको बात समझ आ गई होगी। उसके बाद मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये एक्यूरेसी का नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर के साथ डायरेक्ट है, यानी कि जिस वैल्यू में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट ज़्यादा होंगे वो वैल्यू उतनी ज़्यादा एक्यूरेट होगी। अगर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कम है तो एक्यूरेसी भी कम है। सिग्निफिकेंट फिगर होते क्या है और ये इनको कैसे देखते हैं, इसके लिए आप इससे पीछे वाला लेक्चर सुने। अच्छा जी, फिर उसके बाद आते हैं जी अनसर्टेनिटी पे। बच्चे अनसर्टेनिटी कहते हैं गैर यकीनी, यानी कि मुझे किसी चीज़ के बारे में थोड़ा सा डाउट है, तो मैं यही इसकी डेफिनेशन लिखूंगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ एरर इन मेजरमेंट। तो अनसर्टेनिटी की डेफिनेशन लिखें जी, द मैग्नीट्यूड ऑफ एरर इन मेजरमेंट्स इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। किसी भी मेजरमेंट में जो एरर आता है ना, उसकी मैग्नीट्यूड वो अनसर्टेनिटी कहलाती है। अगर वो एरर कम है तो अनसर्टेनिटी कम है, अगर वो एरर ज़्यादा है तो अनसर्टेनिटी ज़्यादा है। अब एरर के ऊपर भी इससे एक अलग लेक्चर पड़ा हुआ है, व्हाट इज़ एरर। उसकी 2 टाइप्स हमने पढ़ी थी, रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर। ये सिग्निफिकेंट फिगर से पीछे वाला लेक्चर है, तो तरतीब से आप लेक्चर सुनेंगे ना, फिर आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो बहरहाल, और बच्चे नोट के अंदर एक बात ना आपने ये ज़रूर लिख लेनी है, नोट प्रिसीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्यूरेसी। ये जो दोनों टर्म्स है ना, ये आपस में भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मोर प्रिसाइज लेस एक्यूरेट, लेस प्रिसाइज मोर एक्यूरेट। जो वैल्यू जितनी ज़्यादा प्रिसाइज होगी वो एक्यूरेट कम होगी।
तो मैंने इसीलिए प्रिसीजन और एक्यूरेसी को समझाने के लिए एक डार्ट गेम का सहारा लिया है। आपने वो अक्सर ये गेम देखी होगी जिसमें वो तीर से फेंकते हैं, आपको याद होगा, निशाना लगाने के लिए। तो इस बोर्ड को हम कहते हैं डार्ट बोर्ड और इस गेम को हम कहते हैं डार्ट गेम। ये देखें बच्चे, ये है वो निशाना जिस पे आपने ना तीर लगाने हैं। अगर पहला तीर भी इस जगह पे जाके लगा, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, तो हम क्या कहेंगे? बोथ ये प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। बस जितने भी आपने निशाने लगाए हैं ना, अगर तो वो सारे एक ही जगह पे जाके लगे हैं। तो अब ये देखें, प्रिसीजन मीन्स हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यूज आर टू ईच अदर। अब ये एक दूसरे के भी करीब है और एक्चुअल वैल्यू निशाना भी मैं यहीं पे लगाना चाहता हूँ, तो ये प्रिसाइज भी है, एक्यूरेट भी है। दूसरी देखें, अब ज़रा देखें, ये सेंटर में ये गोल दायरा ना, ये मेरा हीट पॉइंट है, ये एक्चुअल वैल्यू है, यहाँ पे जाके नहीं लगे। अब लेकिन सारे तीर इससे थोड़ा सा बाहर आके लगे हैं, तो इसका मतलब है मैं कहूँगा ये प्रिसाइज तो हैं, ये एक दूसरे के तो करीब हैं, लेकिन ये जो निशाने लगे हैं ना, ये एक्चुअल वैल्यू के करीब नहीं है। तो ये प्रिसाइज है बट नॉट एक्यूरेट। तीसरी में देखें, यानी कि ये देखें, कुछ आपके तीर के निशाने इसके अंदर जाके लगे हैं, इसका मतलब ये एक्यूरेट तो है, लेकिन ये आपस में दूर दूर हैं। हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यूज आर टू ईच अदर, ये एक दूसरे के करीब करीब नहीं है, एक दूसरे के क्लोज नहीं है। तो मैं कहूँगा ये एक्यूरेट तो है, लेकिन ये प्रिसाइज नहीं है। और आखिरी देखें, एक निशाना इधर जाके लगा है, एक इधर जाके लगा है, एक इधर और एक इधर, और ये प्रिसाइज भी नहीं है और एक्यूरेट भी नहीं है। यानी कि ना तो सेंटर में जाके लगे हैं और ना ही एक दूसरे के करीब है। तो नॉट प्रिसाइज, नॉट एक्यूरेट। तो आई होप कि ये डॉट गेम से आपको प्रिसीजन और एक्यूरेसी समझने में हेल्प मिली होगी। उसके बाद कुछ MCQs हैं बच्चे, याद रखेंगे। लीस्ट काउंट मीटर रोड का कितना होता है बच्चे? मीटर रोड का लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर। मिलीमीटर में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं सेंटीमीटर में लिखूंगा। और वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है जी 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। और स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट होता है बच्चे 0.001 सेंटीमीटर। तो ये 3 MCQs आपने नोट करने हैं, क्योंकि जब मैंने आगे इसकी प्रैक्टिस करवानी है ना आपको, तो ये वैल्यूज यूज होनी है, सेंटीमीटर में ही याद करने, एक एक जीरो बढ़ाते जाना है। अब मैंने आपको कहा था, आपको याद होगा प्रिसीजन और एक्यूरेसी पढ़ाते वक्त कि मैं आपको बताऊंगा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है, फ्रैक्शनल और परसेंटेज, याद है ना। तो आइए अब तीनों के फार्मूले लिखते हैं। अनसर्टेनिटी की डेफिनेशन तो मैंने आपको बताई। व्हाट इज एब्सोल्यूट? एब्सोल्यूट कहते हैं यकीनन, कि उसमें यकीनन कोई गैर यकीनी है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का फार्मूला क्या है बच्चे? मैं इसका फार्मूला लिखूंगा प्लस माइनस लीस्ट काउंट। क्या पता चला? अब ये प्लस माइनस का मतलब क्या है? अनसर्टेनिटी। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो लीस्ट काउंट है ना, वही एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। यानी कि अगर मैं कहूं कि वर्नियर कैलिपर की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है, तो 0.01। तो याद रखेंगे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को किससे जाहिर करते हैं? रिप्रेजेंट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे। ये जहां पे डेल्टा लिखा होगा आप समझ जाएंगे ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। और इसका यूनिट क्या होता है? सेम यूनिट एज मेजर्ड क्वांटिटी। यानी कि जिस भी क्वांटिटी को आप मेजर कर रहे हैं ना, जो यूनिट उस क्वांटिटी का है वही यूनिट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का है। मसलन मैं वर्नियर कैलिपर की बात कर रहा हूं, तो वर्नियर कैलिपर में 0.01 सेंटीमीटर है ना। अब सेंटीमीटर यूनिट है, तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का यूनिट भी सेंटीमीटर ही होगा। उसके बाद आती है बच्चे फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। इसका फार्मूला क्या है? लीस्ट काउंट ओवर वैल्यू। अभी मैं इसकी फार्मूले बता रहा हूं, फिर इसकी हम प्रैक्टिस भी करते हैं। यानी कि आपने लीस्ट काउंट को वैल्यू से डिवाइड कर देना है, तो जो भी आंसर आएगा वो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होगी। और परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है? लीस्ट काउंट ओवर वैल्यू
मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100। यानी कि आप गौर कर रहे होंगे कि फ्रैक्शनल और परसेंटेज का फार्मूला सेम ही है, बस 100 से आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। ये जो ऊपर वाला 100 है, नीचे वाला 100 का मतलब क्या है, तो ये 1/100 ना, ये परसेंटेज का साइन है। तो ये तीनों फार्मूले आप लोग नोट कर लें। एक बात जहन में रखेंगे बच्चे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी को एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका कोई यूनिट नहीं होता, कोई यूनिट नहीं होता। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का भी कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, तो जनाब ये तो होगी एमसीक्यूज और फार्मूले। अब एब्सोल्यूट, फ्रैक्शनल और परसेंटेज, इसकी दो एग्जाम्पल लेते हैं, तो ताकि आपको पेपर में एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे फाइंड आउट करनी है। तो आप ज़रा इन चीज़ों को नोट कर लें। तो जी बेटा, अब हम एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल ये आपको पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ गया है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रिकॉर्डेड एज 25.5 सेंटीमीटर बाय अ मीटर रॉड। अब ज़रा तवज्जो करें, हमने मेजरमेंट किससे की है, मीटर रॉड से। ठीक है, और मीटर रॉड से जब हमने मेजरमेंट किया ना, तो उस बॉडी की आप कह लें लेंथ आ गई है 25.5 सेंटीमीटर। और आपसे कहा यह गया है कि इसकी एब्सोल्यूट, फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी तीनों को फाइंड आउट करें। तीनों फार्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं, तो आइए ज़रा बारी बारी तीनों को अप्लाई कर देते हैं। तो पहला फार्मूला क्या है बेटा, पहला फार्मूला है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू, बताएं क्या फार्मूला था, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू प्लस माइनस लीस्ट काउंट। तो प्लस माइनस लिखेंगे, लीस्ट काउंट किसका यूज करेंगे, मीटर रॉड से मेजरमेंट की है, तो मीटर रॉड का लीस्ट काउंट क्या है 0.1 सेंटीमीटर। और मैंने आपको कहा था ना कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का यूनिट क्या होगा, वही यूनिट होगा जो उस वैल्यू का है। यानी कि अगर इसका यूनिट सेंटीमीटर है तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का यूनिट भी सेंटीमीटर ही होगा। बात समझ आ रही है। आप इसको डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू। बहरहाल अब आपको समझ आ गई ना, यानी कि मेरे ख्याल में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड करना सिर्फ देख के ही पता चल जाएगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। जो लीस्ट काउंट है वही एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। अच्छा जी, नंबर टू में क्या है जी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू, बताएं क्या फार्मूला है, लीस्ट काउंट ओवर वैल्यू। अब हम मीटर रॉड यूज कर रहे हैं ना, इसका लीस्ट काउंट क्या है 0.1, लीस्ट काउंट 0.1। ठीक है, वैल्यू क्या है, ये जो हमने मेजरमेंट की है 25.5, तो दोनों को डिवाइड कर दें जी, क्या आता है 0.1 डिवाइडेड बाय 25.5, तो बेटा ये आपके पास आता है 3.9। तो 3.9 से मुराद क्या है, 3.9 को हम राउंड ऑफ करके 4 भी लिख सकते हैं। तो इसको मैं क्या लिखूंगा बेटा, इसको मैं लिखूंगा 4 है ना, इसको हम लिखेंगे 0.004। और मैंने आपको बताया था एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का यूनिट होता है फ्रैक्शनल का और परसेंटेज अनसर्टेनिटी, इन दोनों का यूनिट नहीं होता। ठीक हो गया, क्योंकि लीस्ट काउंट का 0.1 सेंटीमीटर, 25.5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ये रेशो है ना। तो ये आंसर आ गया आपके पास, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ गई है। तो मैं शॉर्ट फॉर्म ना यूज़ कर लूँ। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए मैं PU लिख लेता हूँ, ये पूरे लफ्ज़ लिखे हुए हैं ताकि टाइम की बचत हो जाए। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है, क्या फार्मूला है, लीस्ट काउंट ओवर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो लीस्ट काउंट क्या है मीटर रॉड का 0.1 ओवर वैल्यू क्या है 25.5 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100। लेकिन मैंने आपको बोला था कि यूज़ कौन सा करना है, सिर्फ ऊपर वाला 100 यूज़ करना है, नीचे वाला नहीं करना। तो 0.004
0 पॉइंट, यानी कि इसको आप डिवाइड करेंगे तो वो तो यही आंसर आएगा ना 0.004, बस आपने उसको 100 से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये बच्चे आता है 0.4, क्या आंसर आएगा 0.4, और परसेंटेज है ना तो आपने परसेंटेज का साइन भी अप्लाई कर देना है। तो यानी कि बस ये सिंपल आपने फार्मूले याद रखने हैं तीनों के, ठीक है। अगर वर्नियर कैलिपर होता तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट यूज़ करते 0.01, 0.01, वैल्यू तो वही है ना। तो जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा ना उसी का लीस्ट काउंट यूज़ करेंगे, और ज़्यादातर ये 3 ही यूज़ हो रहे हैं, तो इन तीनों के याद कर लें आप। तो ठीक है बच्चे, इसको पॉज करके नोट कर लें। तो जी बेटा, अब ये 5 रूल हैं, इसको हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। सबसे पहला रूल क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इनकी हम अनसर्टेनिटी, एडिशन का मतलब जमा, सब्ट्रैक्शन का मतलब माइनस। देखें आपको बुक वाला जमा माइनस करना नहीं सिखा रहा, प्लस माइनस नहीं सिखा रहा आपको, हमारा ताल्लुक अनसर्टेनिटी से है। रूल आपने याद रखना है, बेशक 2 वैल्यूज़ को आप जमा करें, बेशक 2 वैल्यूज़ को आप सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ऐड है तो ऐड है, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट है। लेकिन रूल क्या है, कहता है रूल ये है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आर एडिड। अगर 2 वैल्यूज़ को आप माइनस भी करेंगे ना, उनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऐड ही करेंगे, ये रूल है, बस रूल बन गए। तो यानी कि देखें ये फर्जी वैल्यूज़ हैं, x1 x2, करें ज़रा इसको माइनस करें, x इजिकल टू फाइनल माइनस इनिशियल, x2 माइनस x1, तो ज़रा करें जी, x इजिकल टू x2 क्या है 26.8 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, माइनस x1 क्या है 10.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो बच्चे देखें 26.8 माइनस 10.5, इसको आप माइनस कर लें तो ये बेटा आता है 16.3। अब ये तो छोटी क्लास के बच्चे को दे देंगे, आप वो भी कर लेगा, माइनस होगी 2 वैल्यूज़। लेकिन भाई साहब आपने याद क्या करना है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, याद है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू लीस्ट काउंट, यानी कि लीस्ट काउंट को आपने हमेशा जमा करना है। इसका लीस्ट काउंट क्या है 0.1, इसका 0.1, तो आप क्या लिखेंगे प्लस माइनस 0.1 0.1 0.2 सेंटीमीटर। तो बस यही आपको मैं समझाना था, बेशक 2 वैल्यूज़ जमा हो, बेशक माइनस वैल्यूज़ माइनस हो रही हैं, लेकिन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जमा ही हो रही है, यही तो रूल है, ऊपर लिखा हुआ है, पॉज करके नोट करेंगे। तो जी बच्चे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो हमने पढ़ ली है, अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसमें क्या रूल है भाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में था एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड करना है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ज़रब और तकसीम करते वक्त रूल चेंज हो जाएगा, हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी को जमा करना है। बेशक 2 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों, बेशक 2 वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हों, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऐड ही होंगी, ये रूल है। तो हम क्या करेंगे, ये वोल्टेज और करंट की वैल्यू आपको दी गई है, अब ये देखें ये वैल्यू है, ये दोनों वैल्यूज़, ये अनसर्टेनिटी है प्लस माइनस के साथ जो लिखी हुई ना। अब ये किसकी अनसर्टेनिटी है बच्चे, अब वोल्टेज को हम मीटर रॉड या स्क्रू गेज से तो मालूम नहीं करेंगे, ये 0.1 वोल्ट ये अनसर्टेनिटी है वोल्ट मीटर की, 0.05 एम्पेयर, करंट का यूनिट एम्पेयर होता है ना, ये अनसर्टेनिटी है एम्पेयर मीटर की, या एम मीटर जिसको आप कहते हैं करंट को मेजर करने के लिए। तो वोल्टेज और करंट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस निकालनी है, तो ये तो बहुत आसान है, ओहम लॉ आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, V इजिकल टू आई आर, R इजिकल टू V ओवर I, बात समझ आई, V इजिकल टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, आपने मैट्रिक लेवल पे पढ़ा होगा, सेकेंड ईयर में भी आप पढ़ेंगे। ओहम लॉ क्या कहलाता है बच्चे, V इजिकल टू आई आर, I इजिकल टू V ओवर R। अब ज़रा बताएं, सॉरी इधर हमने रेजिस्टेंस निकालनी है, V इजिकल टू आई आर, R इजिकल टू V ओवर I, ठीक है। अब ज़रा बताएं रेजिस्टेंस निकालने के लिए वोल्टेज और करंट क्या हो रहे हैं, डिवाइड। अब ये डिवीजन है ना, तो मुझे जहन में फ़ौरन क्या आएगा कि भाई ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो इन दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड कर देंगे। पहले हम
ओहम ला लगा के ना V इज इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू V ओवर आई। तो बच्चे R इज इक्वल टू V की वैल्यू क्या है, ये देखें वैल्यू 5.2 डिवाइडेड बाय करंट की वैल्यू क्या है 0.84। तो अगर आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 6.19, और 6.19 को आप राउंड ऑफ करके 6.2 लिख सकते हैं। तो 6.2 ओहम रेजिस्टेंस आ गई है। अब हमारा मेन मकसद ये तो नहीं है, अगर आपने V इज इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू V ओवर आई, असल मकसद तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करना है। तो पहले हम वोल्टेज की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे, फिर करंट की, और दोनों को ऐड करना है। बेशक वोल्टेज और करंट डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऐड होगी। फार्मूले वो आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। तो मैं क्या लिखता हूँ, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज। तो मैं पूरा अल्फाज नहीं दिख रहा, आप समझ जाएंगे। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज। तो जी बच्चे परसेंटेज का फार्मूला क्या था, ज़रा देख लें दोबारा। लीस्ट काउंट ओवर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100। तो लीस्ट काउंट ओवर वैल्यू, तो आइए ज़रा लीस्ट काउंट क्या है 0.1 ओवर वैल्यू 5.2 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100। यू सिर्फ ऊपर वाला 100 करना है। तो 0.1 डिवाइडेड बाय 5.2, ठीक है, इसको तकसीम किया है और उसको फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दें। तो बच्चे ये आपके पास आता है 1.9। कैलकुलेटर ज़रा खुद आप किया करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। तो 1.9 को हम अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं 2%। यानी कि इसको डिवाइड करने के बाद 100 से ज़रब दी, 1.9 को हम 2 भी तो लिख सकते हैं ना। तो 1 और 100 का मतलब क्या है परसेंटेज। तो बिल्कुल इसी तरह अब हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे, किसकी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट। लीस्ट काउंट करंट का 0.05, लीस्ट काउंट ओवर वैल्यू, ये मैं लिख देता हूँ ना, ये लीस्ट काउंट है और ये वैल्यू है। तो बिल्कुल इसी तरह ये लीस्ट काउंट है, ये वैल्यू है। पहले वैल्यू दी होगी, बाद में लीस्ट काउंट है। 0.05 डिवाइडेड बाय 0.84 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। यूज़ आपने सिर्फ ऊपर वाला 100 ही करना है। तो डिवाइड कर लें जी, 0.05 0.84 मल्टीप्लाई बाय 100, तो बच्चे ये आता है 5.9। तो 5.9 को आप क्या लिख सकते हैं 6। तो ये आ जाएगा 6%, क्योंकि 1/100 का मतलब क्या है परसेंटेज। तो आपने देखा कि हमने वोल्टेज की अनसर्टेनिटी भी निकाल ली है परसेंटेज, और करंट की भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल ली है। एक की 2% है, एक की 6 है। तो क्या करना है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी आर एडिड। तो 6 + 2 8% आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा जनाब R इज इक्वल टू, रेजिस्टेंस क्या आई थी 6.2 प्लस माइनस, तो 6 और 2 दोनों को जमा कर देना परसेंटेज को, तो ये आ जाएगा 8%। बच्चे अब आपकी बुक वाला क्या कहता है, वो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल ली, दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी आ गई, दोनों को जमा करके इकट्ठा लिख दी है। ये वैल्यू है, ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब आपकी बुक वाला इस वैल्यू का, इस आंसर का 8% निकालता है। मिसाल के तौर पर 8% है ना, 8% का मतलब 8/100 मल्टीप्लाई बाय ये जो आंसर आया हमारे पास 6.2। तो ज़रा कर ले 8/100, 8/100 जो भी आंसर आए उसको 6.2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये बेटा आपके पास आएगा जी 0.49। ये आपके पास आएगा बच्चे 0.49। तो 0.49 है ना, तो राउंड ऑफ कर दें 0.5 आ जाएगा। तो हमने 0.5 आ गए। तो अब इसको इकट्ठा करके लिख दें फिर, R इज इक्वल टू 6.2 वैल्यू है प्लस माइनस इस आंसर का 8% ये है 0.5। और आपको पता है ना रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओहम।
तो फिर ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। आप इसको पॉज करके नोट कर लें। तो जी बच्चे, अब हम पढ़ेंगे पावर फैक्टर। अगर पावर फैक्टर आ जाए, किसी फार्मूले में पावर आ गई है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो उसका रूल क्या है जी? मल्टीप्लाई द परसेंटेज अनसर्टेनिटी। आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? बाय डैट पावर, उस पावर से। तो ज़रा देख लेते हैं। ये रेडियस दिया हुआ जी 2.25 प्लस माइनस 0.01। तो ज़रा देखें 0.01 किसका लीस्ट काउंट था? वर्नियर कैलिपर का। तो इसका मतलब है कोई बॉल है जिसका रेडियस हमने वर्नियर कैलिपर की मदद से फाइंड आउट किया है। तो बच्चे, किसी भी सफियर का वॉल्यूम क्या होता है? V = 4/3 पाई आर क्यूब। सफियर का वॉल्यूम ये फिक्स होता है फार्मूला। तो V = 4/3 पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। रेडियस कितना है जी? 2.25 का क्यूब आ जाएगा। तो अब ज़रा देखें, 2.25 का क्यूब लेना आपने, ज़रा 3.14, ज़रा 4 और जो आंसर आया उसको 3 से डिवाइड कर देना है। तो ये बच्चे आपके पास आंसर आया है 47.68। तो 47.68 को हम 7 लिख सकते हैं ना। तो ये वॉल्यूम तो आ चुका है, बात समझ आई। अब ये रेडियस किस में था? सेंटीमीटर में, ठीक है। तो इधर आ जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब। अब ये निकालना तो इतना कोई मसला नहीं है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। लेकिन अब मसला ये है कि जो हमने रूल पढ़ा उस रूल को भी अप्लाई करना है। पहले तो आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालें। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस। तो बच्चे क्या आ जाएगी बताएं? ये देखें, रेडियस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी फार्मूला वही है, लीस्ट काउंट ओवर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो लीस्ट काउंट क्या है? 0.01। लीस्ट काउंट ओवर वैल्यू, इधर मैं लिख देता हूँ, ये लीस्ट काउंट है, बात समझ आ रही है, और ये आपकी वैल्यू है। लीस्ट काउंट ओवर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100। लीस्ट काउंट 0.01, वैल्यू क्या है? 2.25 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100। तो डिवाइड करने के बाद इसको 100 से ज़रब दे देनी है। तो क्या आता है जी? 0.01 डिवाइडेड बाय 2.25। जो भी आंसर है उसको 100 से मल्टीप्लाई करवा देना आपने। तो ये बच्चे आपके पास आता है, तो जी बेटा ये आपके पास 0.4% आएगा। तो ये आपके पास परसेंटेज 0.4%। 1/100 का मतलब परसेंटेज का साइन है ना। तो अब ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी तो निकल आई है, लेकिन उसने पूरा ज़रा फिक्रा पड़े मल्टीप्लाई। अब इस परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हमने ज़रा दे देनी है किससे? बाय डैट पावर। तो ज़रा देखें, ये जो 4/3 पाई आर क्यूब, इधर 4 भी कांस्टेंट है, 3 पाई, ये तीनों तो कांस्टेंट हैं। तो रेडियस की पावर 3 है ना। तो आप पावर को परसेंटेज अनसर्टेनिटी से ज़रा दे दें, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.4। तो बच्चे ये तो 1.2% आ जाएगा ना। तो अब क्या करेंगे? V = 47.7 प्लस माइनस 1.2%, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पिछले न्यूमेरिकल में किया है। अब हम इस आंसर का 1.2% निकालेंगे। 1.2 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 47.7, यानी कि जो आंसर है ना हमारा उसका 1.2%। तो क्या लिखेंगे? 1.2 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 47.7। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 0.57, जिसको हम 0.6 भी लिख सकते हैं। तो V = 47.7, ये तो आंसर है। 0.57 को 0.6, और वॉल्यूम का यूनिट क्या है? सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। आप इसको पॉज करके नोट कर लें। तो जी बेटा, अब हम पढ़ेंगे एवरेज वैल्यू की अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसके 3 रूल हैं। तो पहला रूल क्या जी? कहता है सबसे पहले तो आपने फाइंड द एवरेज वैल्यू, कि जितनी भी आपके पास रीडिंग दी गई है ना, तो ज़रा ये देखें, ये हमारी बुक में 6 रीडिंग दी गई हैं। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से हमने ये मालूम की हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? फाइंड द एवरेज वैल्यू। बेटा एवरेज का तरीकाकार ये है कि जितनी भी वैल्यूज़ दी गई हैं ना, 1.20 प्लस 1.22
प्लस 1.23 प्लस 1.19 प्लस 1.22 प्लस 1.21, जितनी भी वैल्यूज़ दी गई हैं सबको जमा करें और डिवाइड कर दें नंबर ऑफ क्वांटिटी से। कितनी क्वांटिटीज़ हैं? 1 2 3 4 5 6। तो जितनी भी वैल्यूज़ हैं सबको जमा करके जितने नंबर है ना उससे आपने डिवाइड करना है, यानी कि नंबर से आपने डिवाइड करना है। तो ये आपकी क्या आ जाएगी? ये आपकी आ जाएगी एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो बेटा सबको जमा करके 6 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आता है जी 1.21 मिलीमीटर। 1.21 पहला स्टेप पूरा हो गया। दूसरा क्या कहता है? कहता है जी फाइंड द डेविएशन ऑफ ईच मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम द एवरेज वैल्यू। जो आपका आंसर आया ना, हर वैल्यू को उसमें से माइनस करें। डेविएशन मतलब कितना फर्क है हर वैल्यू को आंसर में से, यानी कि 1.20 माइनस 1.21, 1.22 माइनस 1.21, हर वैल्यू का ईच मेजर्ड वैल्यू, हर वैल्यू आंसर से कितनी डेविएट है, कितना उसका डिफरेंस है। तो हर वैल्यू को हम कर लेते हैं। अच्छा मैं एक बात बता दूं, जब आप हर वैल्यू को बारी बारी माइनस करेंगे ना इस आंसर से, आपका आंसर प्लस में आए तो ठीक है, अगर आंसर माइनस में आए ना तो पुट आपने फिर भी प्लस करना है, प्लस में ही पुट करना है। तो बच्चे जरा अब निकाल लेते हैं इनकी अनसर्टेनिटी। 1.20 माइनस 1.21 तो ये आ जाएगा 0.01 प्लस 1.22 माइनस 1.21 0.01 प्लस, क्योंकि बेशक प्लस आए माइनस आए हमने तो प्लस में पुट करवाना है ना, तो 1.23 माइनस 1.21 तो 0.02 प्लस 1.19 माइनस 1.21 0.02 प्लस 1.22 माइनस 1.21 0.01 प्लस 1.21 माइनस 1.21 सेम है ना, तो 0.00 आ जाएगा। अब हर वैल्यू को मैंने माइनस किया है उस आंसर से, फिर 6 वैल्यूज आएंगी, सबको जमा करके फिर 6 पे डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आंसर आएगा 0.01। 0.01 तो ये आपकी क्या आ जाएगी बच्चे? ये आ जाएगा, एवरेज तो आया है, एवरेज को मीन भी कहते हैं, तो ये आ जाएगा एवरेज ऑफ डेविएशन या मीन ऑफ डेविएशन भी लिख लें, 0.01 मिलीमीटर। तो अब जो आपका आंसर आया है 1.21 प्लस माइनस, ये जो हर वैल्यू को माइनस करके मीन आया है 0.01 मिलीमीटर, इन दोनों को इकट्ठा करके लिख दें तो ये ले जी, पॉज करके नोट कर लें। तो जी बेटा टाइमिंग एक्सपेरिमेंट की अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे? सिंपल पेंडुलम आपने पढ़ा होगा मैट्रिक लेवल पे भी, और फर्स्ट ईयर के हमने चैप्टर नंबर 7 में भी पढ़ा हुआ है ओसिलेशन वाले में। बहरहाल कहता है जी एक सिंपल पेंडुलम है, जब आप उसको छोड़ते हैं ना एक्सट्रीम पोजीशन से, तो जाने में और आने में एक चक्कर, तो इस तरह अगर वो 30 वाइब्रेशन पूरा करे, वाइब्रेशन कहते हैं बेटा एक चक्कर को, जाने में और वापस आने में एक चक्कर, तो अगर वो 30 चक्कर लगाए तो उसको कितना टाइम लगता है? 54.6। तो ये नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितनी है? 30। तो एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? उसको टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम को छोटे टी से, टाइम पीरियड को कैपिटल टी से, टाइम ओवर नंबर ऑफ वाइब्रेशन। तो टाइम कितना है बच्चे? 54.6 डिवाइडेड बाय 30। तो हम डिवाइड कर लेते हैं 54.6 डिवाइडेड बाय 30, तो बच्चे ये आ जाएगा आपके पास 1.82 सेकंड। यानी कि 30 चक्कर लगाने में अगर इतना टाइम लगता है 54.6 सेकंड, तो एक चक्कर लगाने में 1.82 सेकंड लगेंगे। ये तो आ गया ना एक चक्कर का टाइम। तो अनसर्टेनिटी कैसे निकालते हैं बच्चे? इसका अनसर्टेनिटी का रूल पता क्या है टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में? लीस्ट काउंट ओवर नंबर ऑफ वाइब्रेशन। अब आपने टाइम मालूम करने के लिए स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं। मैं ज़ुबानी बता देता हूँ आपको। देखें स्टॉप वॉच दो तरह की होती है बच्चे, एक है मैकेनिकल स्टॉप वॉच, एक है डिजिटल। मैकेनिकल कहते हैं वो जो सुइयों वाली है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच है ना, उसका लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेकेंड,
और जो डिजिटल होती है ना उसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेकेंड। आपकी बुक वाला मैकेनिकल स्टॉप वॉच का जिक्र कर रहा है, उसने लिखा नहीं है, उसने लीस्ट काउंट लिया हुआ है 0.1 सेकेंड। तो 0.1 ये मैकेनिकल स्टॉप वॉच का ही है जो सुइयों वाली है। और नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितने हैं 30, तो 0.1 डिवाइडेड बाय 30, तो बच्चे ये आपके पास आ जाएगा 0.003 सेकेंड। ठीक है, तो अब दोनों को इकट्ठा करके लिख दें। एक चक्कर लगाने में 1.82 प्लस माइनस एक चक्कर की अनसर्टेनिटी 0.003 सेकेंड। तो आप इसको पॉज करके नोट भी कर लें। ठीक है बेटा, तो आखिर में बुक वाला लिखता है कि ये एडवाइस की जाती है अगर हम चाहते हैं ना कि टाइमिंग एक्सपेरिमेंट की अनसर्टेनिटी कम हो, यानी कि अगर मैं चाहता हूँ ना टाइमिंग एक्सपेरिमेंट की अनसर्टेनिटी कम हो, तो वी इंक्रीज द नंबर ऑफ वाइब्रेशन, हमें नंबर ऑफ वाइब्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है ना। तो बच्चे आई होप कि ये प्रिसीजन, एक्यूरेसी और अनसर्टेनिटी, एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या करते थे, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करते हैं, पावर फैक्टर में परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई करवाते हैं उस पावर से, और एवरेज वैल्यू में पहले एवरेज लेते हैं, जो आंसर आए ना हर वैल्यू को फिर उस आंसर से माइनस करते हैं, फिर उसका फिर एवरेज लेते हैं। और टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में लीस्ट काउंट ओवर नंबर ऑफ वाइब्रेशन, ये फार्मूला है अनसर्टेनिटी का। बाकी आपको पता ही है कि अगर 30 चक्कर लगाने में इतना टाइम लगता है तो एक निकालने के लिए टोटल टाइम को नंबर ऑफ वाइब्रेशन से डिवाइड कर देंगे। तो अगर मैं चाहता हूँ ना अनसर्टेनिटी कम से कम हो तो वी इंक्रीज द नंबर ऑफ वाइब्रेशन, 30 की बजाय 50 ले लें, अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी। तो लो जी जनाब, ये था आज का लेक्चर। अब आखिरी टॉपिक रह गया चैप्टर 1 का, डायमेंशन। इंशाल्लाह बड़ी ही जल्द उस पर भी लेक्चर आएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुबशर अहमद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।